नमस्ते। मैं सुलता महाराणा, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS-12 भारतीय कहानी की कहानी विद्रोह का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। पाठ परिचय देखते हैं। बाबूराव बागुल के प्रसिद्ध कहानी संग्रह जब मैंने जाति छिपाई में से ली गई विद्रोह शीर्षक कहानी में गरीबी में जी रहे लोगों की दर्दनाक पीड़ा का चित्रण है, क्योंकि वन व्यवस्था ने उनसे मानवीय असीमता के सारे अधिकार छीन लिए हैं। उनकी प्रगति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। धर्म के नाम पर उनका शोषण किया जाता है। इस कहानी में दलित साहित्य में जातिगत पूर्वाग्रहों के विद्रोह का भाव दिखाई देता है। दलित साहित्य में समाज में धर्म के आधार पर बनाए गए मूल्यों में बदलाव लाने की चेतना दृष्टिगोचर है। इसलिए दलित साहित्य में गुलामी के जीवन की अमानवीय स्थितियों से मुक्त होने की बेचैनी को देखा जा सकता है। विद्रोह कहानी का मुख्य पात्र जय समाज में व्याप्त अराजकता से उत्पन्न असमानता और भेदभाव समाज को पतन की ओर धकेल लेने का उदाहरण है। दलित आलोचकों के अनुसार साहित्य का उद्देश्य आनंद, धन या प्रसिद्धि की अपेक्षा मानव के विकास, सरोकार, उसकी चिंताएं आदि होना चाहिए। यदि साहित्य समाज में प्रचलित कुरीतियों, संघर्ष आदि को नहीं दिखाता तो वो व्यर्थ है। रीतिकाल, छायावाद आदि के रचनाकार सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दशाओं से कटे रहे, जिससे कोई कभी रसों और शिल्प से पूर्ण होने पर भी हिंदी साहित्य के ये काल अप्रासंगिक हो गए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पीड़न, शोषण तथा गुलामी के बंधनों से दलितों की मुक्ति की आकांक्षा है। अध्याय का विहंगावलोकन देखते हैं। दलित साहित्य में बाबूराव बागुल का स्थान। दलित साहित्य आंदोलन की पहली पीढ़ी के लेखक ने दलित जीवन की व्यथा एवं वेदना को प्रस्तुत किया। दूसरी पीढ़ी के लेखकों ने दलित जीवन की मानसिक विद्रोह, वेदना, मानव केंद्रित संवेदना, जीवन संघर्ष, मुक्ति हेतु क्रांतिकारी चेतना को उद्घाटित किया। इसी दौर में बाबूराव बागुल जी उनकी कहानियों में दलित साहित्य को एक दिशा दी। बाबूराव बागुल जी ने दलित पैंथर आंदोलन के संस्थापक सदस्य के रूप में और व्यक्तिगत रूप से भी इस आंदोलन में सक्रिय सहभागिता निभाई। यही कारण है कि उनकी कहानियों के पात्र जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं। विद्रोह कहानी का नायक भी तत्कालीन युवा पीढ़ी का नौजवान है और अपने हक की बात करना जान गया है। वो शिक्षा के प्रकाश में रूढ़िवादी परंपराओं को स्वीकार नहीं करता। वो झूठ और क्रूरता पर आधारित सामाजिक मूल्यों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। बागुल जी ने स्वयं दलित जीवन की पीड़ा को स्वयं भोगा है, जो उनकी रचनाओं में नजर आती हैं। इसी कारण उनकी रचनाएं दलित जीवन की पक्षधर रही है। बाबूराव बागुल जीवन वृत्त एवं लेखन परिचय। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जन्मे बाबूराव बागुल सन 1930 से 1960 तक को दलित साहित्य का प्रवर्तक माना जाता है। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने कई जगहों पर मेहनत मजदूरी की। इस दौरान मराठी पत्रिकाओं में इनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई, जिन्होंने मराठी पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1963 में इनका प्रथम कहानी संग्रह जब मैंने जाति छिपाई प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में उन्होंने समाज की कटु सच्चाइयों का ज्वलन चित्रण किया।
वर्तमान आलोचक इस कहानी संग्रह को दलित साहित्य का महाकाव्य मानते हैं। इसके बाद बागुल जी के काव्य संग्रह आकार ने मराठी साहित्य में एक खास पहचान प्रदान की। मृत्यु सस्ती हो रही है ने उनको अपने युग की दलित अभिव्यक्ति का दर्जा प्रदान किया है। 1970 में उन्होंने हरिनारायण आप्टे पुरस्कार दिया गया। 1970 में उन्हें हरिनारायण आप्टे पुरस्कार दिया गया। बाबूराव बागुल साहित्यिक विचार और लेखन धर्मिता। दलित उत्थान ही बाबूराव बागुल जी के लेखन का केंद्र बिंदु रहा। उनके अनुसार दलित की श्रेणी में शूद्र ही नहीं बल्कि किसी न किसी रूप में शोषित, उत्पीड़ित, गुलामी का जीवन जीने वाले लोग भी शामिल है। शोषण से शिकार लोगों को अभिव्यक्त देने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है। डॉक्टर आम्बेडकर, मार्क्स और महात्मा फुले के क्रांतिकारी विचार ने उनके लेखन की पृष्ठभूमि तैयार की है। बागुल जी ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए मार्क्स और डॉक्टर आम्बेडकर के मिले जुले विचार की सैद्धांतिक की प्रस्तुति की। उन्होंने महात्मा बुद्ध के हृदय में मनुष्य के प्रति अपार करुणा और कष्टों से निजात पाने के विचारों को अपनाया। बागुल जी ने भी मार्क्स के शोषण पर आधारित समाज संरचना का बहिष्कार और समतामूलक समाज का समर्थन किया। डॉक्टर आम्बेडकर और मार्क्स ने महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख की सैद्धांतिक को शोषण के सैद्धांतिक के रूप में प्रस्तुत किया। बागुल जी ने इन महान पुरुषों के मिले जुले विचार दर्शन को स्वीकार करके दलित जन समाज के विश्वास रखने वाली वैचारिक प्रतिपादित की है। बागुल जी के अनुसार दलित साहित्य की दृष्टि पक्षपात या विषमता पैदा करने वाली नहीं है। दलित साहित्य स्वतंत्रता, भाईचारा तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करने में विश्वास रखता है। बागुल जी की रचनाओं में अमानवीय मूल्यों के प्रति नकार और विद्रोह है। साथ ही उन्होंने जनमानस के दुख की अनुभूति, मनुष्य की महत्ता, बंधुत्व, ज्ञान विज्ञान के प्रति निष्ठा आदि को भी अपने लेखन में स्थान दिया है। विद्रोह कहानी का कथावस्तु। विद्रोह कहानी का प्रारंभ प्रभु के घर से होता है। प्रभु द्वारा अपने बेटे की नौकरी के लिए 2 साल पहले भेजी गई अर्जी का जवाब आया है। प्रभु का बेटा जय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। वो सफाई कर्मचारी की नौकरी नहीं करना चाहता है, परंतु उसके माता पिता चाहते हैं कि वह इस नौकरी को स्वीकारे। सभी उस पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं। प्रभु की अंतिम घड़ी नज़दीक है, लेकिन जय पढ़ाई छोड़कर इस अमानवीय नौकरी को नहीं करना चाहता है। वो पढ़ लिखकर सुकरात की भांति अपने समाज में अस्पृश्यता का अंत करना चाहता है। प्रभु अपने मरने के बाद घर के लिए चिंतित है। इसलिए वह जय को इस नौकरी की अहमियता बताता है, लेकिन जय कहता है कि ऐसी नौकरी करवाने के लिए उसके मन में स्वाभिमान का दिया क्यों जलाया। प्रभु जय को धर्म का, गरीबी का, जाति का, सभी का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, परंतु जय के ऊपर प्रभु की बातों का कोई असर नहीं होता। प्रभु जय के अंदर स्वाभिमान की भावना को समझ पा रहा है, किंतु वह घर के लिए चिंतित है। वह जय को समझता है कि माँ के प्रति जय का व्यवहार उचित नहीं है। इस सच्चाई को सुनकर जय पश्चाताप से भर जाता है और भानी के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करता है। वह अपनी माँ के साथ नौकरी के लिए जाता है। कहानी के मध्य में भानी अपने बेटे को लेकर नौकरी के लिए ऑफिस में जाती है। वहाँ काम बांटने वाला क्रिश्चियन साहब मुकदमा को बुलाकर जय को कूड़ा धोने वाली गाड़ी पकड़ा देता है। हालांकि भानी ने बड़े साहब से उसके बेटे को गंदगी साफ करने का काम न देने के लिए सिफारिश कर रखी थी। वह क्रिश्चियन साहब
साहब को भी बताती है कि जय 10वीं कक्षा में पढ़ता है, किंतु क्रिश्चियन साहब कहता है कि जय है तो मेहतर ही और मेहतरी के लिए ही आया है। कहानी के अंत की और चले तो जय चुपचाप मुकादम के साथ चलने लगता है। भानी भी साथ साथ चलती है। वह दुखी है। मुकादम उसे घाटकों पर के एक विभाग में ले जाता है और शौचालय में रखे मेले के डिब्बे को उठाकर मेला ढोने वाली गाड़ी में डालने एवं इन शौचालयों की सफाई करने को कहता है। सफाई ठीक से नहीं करने पर नौकरी छीन लेने की धमकी भी देता है। वहाँ का गंदा माहौल देखकर जय के मन का विद्रोह और ज्वलंत हो जाता है। भानी भी उसे यह गंदा काम करने से मना करने लगती है। तभी वहाँ पर मैला ढोकर ले जाने वाली गाड़ी आकर रुकती है। अजय शौचालयों की संकरी गली में घुस जाता है, लेकिन भयंकर दुर्गंध से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वहाँ पर फैली गंदगी देखकर उसका मन जुगुप्सा से भर उठता है। गाड़ीवान उसे जरा जल्दी काम करने को कहता है। भानी जय के करीब जाकर उसके हाथ में से मेला का डिब्बा छीनने का प्रयत्न करती है और गिर जाती है, जिससे उसकी उंगलियों और बदन मैले से सन जाते हैं। गाड़ीवान आगे बढ़कर भानी को सहारा देता है और जय को बेवकूफ़ कहता है। इस शब्द से जय का विद्रोह फूट पड़ता है और गाड़ीवान पर टूट पड़ता है। गाड़ीवान सहायता के लिए चिल्लाता है और आसपास काम करने वाले लोग एकत्र हो जाते हैं। दो महतरों के बीच की लड़ाई को वे इसलिए नहीं रोकते कहीं वे अछूत न हो जाए और सारे गांव का मेला उन्हें न लग जाए। गाड़ीवान मार खाकर गिर जाता है। तब जय के भीतर का आवेश खत्म होता है। वो रोता हुआ अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगता है। विद्रोह की जो भाषा शैली है देखते हैं। दलित साहित्य के आम बोलचाल की भाषा, टपोरी भाषा और ऐसे शब्दों के प्रयोग से हिंदी भाषा शैली में बदलाव क्या है। दलित लेखकों के कृत्रिम या बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं किया। साहित्य में आम बोलचाल की भाषा से साहित्य समूचे जन समाज का साहित्य बन जाता है। दलित साहित्य में शब्दों के फेरबदल न कर उन्हें मूल रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे शब्दों की गहनता और असर बन जाता है। आलोचना एवं विश्लेषण। तो आलोचना एवं विश्लेषण को देखते हैं। वास्तव में वर्चस्ववादी शक्तियों, सत्ता और आसीन लोगों ने समय से कटी हुई धारा के वन व्यवस्था का सहारा लेकर मुख्य धारा का नाम दिया है। दलितों को अपनी तथाकथित मुख्य धारा से बाहर फेंक दिया और उनके आत्मसम्मान, पहचान, असीमता, संस्कृति आदि को समाप्त कर दिया। इन सभी अमानवीय कारणों से लंबी संघर्ष यात्रा के बाद दलित साहित्य अस्तित्व में आया। विद्रोह कहानी मुक्ति संघर्ष की चेतना पर आधारित है। इस कहानी में वन व्यवस्था का धर्म, संस्कृति, सांप्रदायिकता आदि का विरोध क्या दिखाई पड़ता है। कहानी के मुख्य पात्र तिरस्कार, अपमान, घृणा, द्वेष के खिलाफ विद्रोह करता है। वह सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को समाप्त करना चाहता है। यह कहानी मनु की बनाई वन व्यवस्था को तोड़ देना चाहती है। जो एक पढ़ा लिखा नौजवान है और संविधान में अपनी इच्छा से काम चुनने की आज़ादी से परिचित है। जय पढ़ लिख कर सुकरात की तरह विद्वान बनकर देश में व्याप्त अमानुष प्रथा और अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। शिक्षा ने जय को स्वचेतना को जागृत कर दिया। वह जात पात, ऊंच नीच की सारी वेड़ियों तोड़कर अपनी मंजिल पाना चाहता है।
यह कहानी गरीब को शोषण और मानव की स्वचेतना व स्वाभिमान को जागरूक न होने का कारण सिद्ध करती है। वन व्यवस्था ने शूद्रों को गरीब बना रखा। उन्होंने अधिकारों की बात करने, शासन करने, शिक्षा प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यदि ये लोग बराबरी पर आ गए तो बेगार कौन करेगा। लेकिन दलितों ने शिक्षा के द्वारा खुलते हुए अपनी काबिलियत को सत्यापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने अधिकार का ज्ञान हो गया। इनका प्रमाण कहानी का मुख्य पात्र जय है। हालांकि प्रभु भी उसे पढ़ना चाहता था, किंतु गरीबी और सामाजिक स्थिति के कारण उसके भविष्य के लिए चिंतित है। जय दिन रात अपनी पढ़ाई करता है ताकि भेदभाव के दलदल में से निकल सके। दलित कहानियों में भूख एक मौलिक मूल्य है। जहरीली रोटी कहानी को देखें तो उसमें भूख के कारण दलित गोबर और मूत्र के लथपथ अनाज को खाता है, जिससे उसके शरीर में जहर फैल जाता है और वह मर जाता है। में गरीबी ने यही जय के पिता का स्वाभिमान मार दिया है। इसलिए वो सब कुछ समझते जानते हुए भी और न चाहते हुए भी जय को सफाई करने की नौकरी करने के लिए विवश करता है। यह कहानी हमारे देश और धर्म के सच्चाई से पर्दा हटाती है। जय मनुष्य न मानने वाले देश और धर्म के खिलाफ है। यह कहानी अध्यात्मवाद, मूर्ति पूजा, आत्मवाद आदि का खंडन भी करती नजर आती है। जयदेव के अंदर का विद्रोह यदि हर दलित के अंदर पैदा हो जाए तो अवश्य ही देश और समाज एक नया रूप ले लेगा। दलित हमेशा उच्च वर्ग की सेवा और गुलामी करते रहे, लेकिन उन्होंने इनकी दशा सुधारने की जगह उन्हें गिराया ही नहीं। ऐसी स्थिति में जय जैसे जीवंत पात्र बदलाव की उम्मीद जताते हैं। जय इस देश की संस्कृति की विडंबना को व्यक्त करता है कि कैसी यह संस्कृति है जहां बेटे माँ को सोच उठाने का काम करने पर तुच्छ समझता है, द्वेष करता है, उसके साथ उसके हाथ का अन्न खाने से झिझकता है। इस कहानी की डॉक्टर जयप्रकाश करदम की कहानी तलाश से तुलना करने से ज्ञात होता है कि विद्रोह कहानी में अंतःकरण की अभिव्यक्ति बहुत तीव्र है, भाषा विस्फोट है। वहीं तलाश कहानी दलित साहित्य की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है, जिसमें महात्मा बुद्ध का मानवतावाद दर्शनीय है। तलाश कहानी का मुख्य नायक रामवीर रामवती के एक श्रम को सम्मान की दृष्टि से देखता है। वह पहले से उसे सफाई काम पर लगाता है और फिर बाद में उसकी कार्यकुशलता के आधार पर उसे खाने पकाने का जिम्मा भी सौंप देता है। रामवीर की नज़रों में सभी मानव बराबर, कोई भी कम, छोटा या बड़ा नहीं होता है। वही विद्रोह कहानी का नायक जय अपनी माँ का मैला उठाने के काम में घृणा करता है। उसके हाथ के बने खाने की नहीं खाता, उसके साथ चलने में उसको शर्म आती है। वास्तव में यह सोच समाज ने बनाई है। जय के अंदर विद्रोह का लावा बाहर आने के लिए उबल रहा है और अवसर मिलते ही मेल धोने वाले वाहन चालक को सबक सिखाकर आवेग को शांत करने का प्रयास करता है। रामवीर में भी विद्रोह के बीज तो विद्यमान है, परंतु वह बड़े सुलझे हुए तरीके से अपनी बात को गुप्ता के सामने रखता है। वह देश के सर्वोच्च कानून का सहारा लेकर भेदभाव से मुक्ति चाहता है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र पर जब हम चिंतन करते हैं तो पाते हैं यह साहित्य वेदना नका से जन्मा है। दलित को हजारों वर्ष तक वन व्यवस्था के नाम पर दबाया जा रहा है, उन्हें अशिक्षित रखा गया है। इसलिए दलित साहित्य में मुखरित अनुभव अभी तक किसी अन्य साहित्य के अभिव्यक्त नहीं हुए हैं। अतः दलितों ने जो भोगा उसे ही लिखा है। इसी लेखन के अभाव, भेदभाव, पीड़ा, आक्रोश तथा विरोध के स्वर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस साहित्य को समीक्षा भारतीय शास्त्रीय परंपरा के निष्कर्षों पर
करना पूरी तरह बेमानी होगा। दलित की पीड़ा को वाणी देने वाला साहित्य को सौंदर्य शास्त्र की नई दृष्टि से देखना होगा। सौंदर्य शास्त्र की परिधि में मुख्यतः 4 प्रमुख कला तत्वों का योगदान है: सौंदर्य, कल्पना, बिंब तथा प्रतीक। दलित साहित्य का आलोचना नवीन सौंदर्य दृष्टि से भी की जा सकती है। सौंदर्य क्या है, इस पर मार्टिन वैलेंटाइन तथा मिल्टन एच वर्ड ने उल्लेखनीय विचार व्यक्त किए हैं। उनके विचार के आधार पर कहा जा सकता है कि सौंदर्य का अपने आप में कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। सौंदर्य का सत्य, शिव और नैतिकता से कोई अनिवार्य अथवा ऋजु संबंध नहीं रहता। यह भी जरूरी नहीं है कि सुंदर सर्वथा सत्य हो, प्रकृति हो अथवा प्रकृति का अनुकरण हो। कोई भी रूप सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा निश्चित रूपेण सुंदरतम नहीं कहा जा सकता, कारण यह आवश्यक नहीं है कि कोई एक वस्तु सबको सुंदर प्रतीत हो। संतुलन सौंदर्य का महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु सौंदर्य की सृष्टि संतुलन के बिना भी संभव है। संगीत सौंदर्य के लिए वांछनीय है, आवश्यक है, किंतु कौन सी वस्तु संगीतपूर्ण है वह निर्णय व्यक्तिगत रुचि की बात है, अलग अलग हो सकती है। अतः जो दलितों के लिए सुंदर है वो गैर दलितों के लिए असुंदर है, क्योंकि दलित शोषित है और गैर दलित शोषक। इस दृष्टिकोण से हम जब दलित साहित्य को विवेचित करें तो हमें दलित साहित्य में मनुष्यता की स्थापना को सौंदर्य मानना होगा। जब दलित लेखक भेदभाव की नीति को उघाड़ता है तो समाज का वो तबका जो इस भेदभाव का पोषक रहा है, इसे साहित्य न मानने के कुचक्र को रचते हुए शास्त्रीय तर्कों पर सत्य, शिव, सुंदर की व्याख्या लेकर बैठ जाते हैं। इस मामले में डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले ने सहमत हुआ जा सकता है कि सत्य शिवम सुंदरम भेदभाव की कल्पनाएं हैं, जिसके आधार पर आम आदमी का शोषण हुआ है। दरअसल सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा तो सवर्ण समाज के स्वार्थ साधन के लिए रची गई साजिश है। विश्व में मनुष्य जैसी सत्य और सुंदर दूसरे नहीं है। इसलिए तो मनुष्य की समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की चर्चा होनी आवश्यक है। इसी सौंदर्य दृष्टि पर दलित साहित्य को परखा जाना चाहिए। तो ये था आपका विद्रोह, ये जो दलितों के लिए है, जिसे हम बहुत छोटा समझते हैं। अब जैसे कि हम सोचते हैं कि जो कचरा वाले होते हैं वो उठाते हैं तो हम उसे छूते नहीं हैं, अरे वही तो सब कुछ साफ़ करते हैं ना। हम कचरा डालकर गंदा करते हैं, लेकिन वो कचरा उठाकर साफ़ करते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी काम को छोटा या किसी जाति को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम में एक ही खून दौड़ता है और हम वही हाड़ मांस के ही व्यक्ति हैं और कोई काम कभी छोटा नहीं होता। तो यहाँ पर विद्रोह पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आ सकते हैं। आपने अब तक जो कहानियाँ पढ़ी है उनकी तुलना विद्रोह कहानी से कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है आपको जय की सोच में और अन्य कहानियों के पात्रों की सोच में क्या फ़र्क महसूस होता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि गैर दलित लेखकों द्वारा रचित कहानियों में तथा एक दलित कहानीकार द्वारा रचित चरित्रों में क्या समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं। विद्रोह कहानी की भाषा पर विचार डालिए। और ऐसा भी हो सकता है कि विचार दलित डालिए। और हो सकता है कि बघेई कहानी में लेखक गोपीनाथ महंती ने आदिवासी जीवन के किन पहलुओं को छुआ है। विद्रोह कहानी की केंद्रीयता पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अलग बातें आ गई हैं कि विद्रोह से, यानी यहाँ पर आदिवासी जो दलित है उनके विचार पर ही यहाँ पर उस पाठ से यहाँ पर लिंक किया गया है। तो इस तरह से पाठ को आपका ये विद्रोह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप अपनी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो रहे तो इसे बार बार सुनिए, याद रखिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए इसे लिख कर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे कुछ अच्छा हो सके इसलिए मुझे प्रेरणा दीजिए। और आज सितंबर का अंतिम तारीख है, तो 100 सब्सक्राइबर की मैंने एक चुनौती ली थी और ये सब आप संपूर्ण कर रहे हैं, उससे पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए मैं खुशी से आपका धन्यवाद करती हूँ। और खुशी से रहिए,
स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। नमस्ते।